तुला की जब हम बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, न्याय पसंद, जस्टिस करने वाले लोगों में से एक होते हैं। किसी भी काम को ना उसकी पूरी, इनका सिंबल भी तराजू होता है, तोल लेना, ये पक्ष भी देख लेना, वो पक्ष भी देख लेना, उसके बाद निर्णय करना। ऐसा इसके साथ साथ खूबसूरत होते हैं, जेंटल होते हैं, वेल बैलेंस्ड होते हैं। या तो वेल बैलेंस्ड होते हैं, संतुलन होता है, या फिर संतुलन के लिए प्रयास कर रहे होते होंगे। आपने देखा ना वो तराजू जो हमेशा ऊपर नीचे जाती रहती है, तो ये भी संतुलन के लिए ना हमेशा परफेक्शन के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ये तो इनकी अच्छाई होगी, पर इसी वजह से ही निर्णय लेने में थोड़ा देरी होती है, क्योंकि आप कभी भी पूर्णतः बैलेंस को प्राप्त नहीं कर सकते। परफेक्शन की कोशिश करना अच्छी बात है, यही इनको यूनिक बनाती है, पर चूंकि ये किसी दिशा में बढ़ने से पहले हर पक्ष को ना एकदम देख लेना चाहते हैं, तो इस वजह से कई बार लाइफ में पीछे रह जाते हैं, डिले कर जाते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में सुधारिए, कम से कम ये एक चीज़, तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। खैर, ये जो वीडियो है, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, तुला वालों के लिए, कि मार्च में जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में है। उसके आधार पर फिर देखेंगे कि वो आपके करियर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब, धंधा, बिजनेस, धन, पैसा आदि के लिए क्या कर रहा है, हेल्थ की स्थिति कैसी है, उसके बारे में देखेंगे, और पूरे जो भी जीवन के क्षेत्र हैं सभी के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, किस बात का ध्यान रखें, और ज्योतिषी रेमेडी कुछ हैं तो वो भी। पर सबसे पहले देखते हैं ग्रह कैसे हैं। देखिए, पहले ही भाव में केतु चल रहे हैं। पहले आपकी ढैया चल रही थी, शनि महाराज यहाँ पे चल रहे थे जनवरी से पहले, साथ में केतु भी चल ही रहे थे। अब सिर्फ केतु चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। द्वितीय भाव में तृतीय भाव खाली, चौथा खाली, पंचम भाव में शनि, सूर्य, बुध हैं। शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में, वैसे तो इसको भी पनौती बोलते हैं, फिर भी अपनी राशि में है, और ये बेहतर है चौथे भाव से। क्यों, इस पे बात करेंगे। सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हैं भी इसी में, पर वो 15 तारीख तक है। 15 तारीख को मीन संक्रांति है, मतलब ये जो है मीन राशि में चले जाएंगे। ठीक इस तरह बुध भी पंचम भाव में कुंभ राशि में है, पर ये 16 तारीख को आपके छठे भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। शुक्र और गुरु की स्थिति छठे भाव में है, सबसे शुभ ग्रहों में से एक हैं, कह सकते हैं ये शुक्र और गुरु। नैसर्गिक शुभ ग्रहों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शुभ यही है। बुध भी शुभ है, पर ये ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, और दोनों के दोनों जो है ना छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। एक उच्च का है, एक अपने स्वघर में है, छठे भाव में। इसके बाद राहु बहुत समय से आपके सप्तम में चल रहा है, पर यहाँ पर जो शुक्र है ना, जो उच्च के हो रहे हैं, वो 12 तारीख के बाद राहु के साथ आ जाएंगे, और राहु शुक्र का एक योग बनेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मंगल अष्टम में चल रहे हैं 16 तारीख तक, और 16 तारीख के बाद आपके जो मंगल हैं, माफ कीजिएगा, 13 तारीख के बाद जो मंगल हैं वो आपके नवम भाव में मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे वृषभ से। इसके बाद आप देख ही सकते हैं कि भाई दसम, एकादश और जो द्वादश भाव है वो आपका खाली है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। महीने की शुरुआत में जैसे ग्रह रहेंगे हमने वैसे ही रख दिए हैं, और उसके बाद फिर हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले शनि और सूर्य का संयोग बन रहा है। आजकल बहुत इसके बारे में बातें भी हो रही हैं कि भाई शनि अंधे हो गए हैं, मतलब सूर्य के पास जो भी ग्रह जाता है ना, उसकी शक्ति थोड़ी कम तो हो ही जाती है। अब सूर्य इतना बड़ा प्रकाश है, उसके पास कोई दूसरा ग्रह जाएगा, शनि तो वैसे भी दूर के ग्रह हैं, तो वो कहाँ दिखाई देंगे, एक इस तरह का भी एक मत है। पर शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ और पंचम के स्वामी है, चतुर्थ और पंचम के स्वामी है, और सूर्य जो है वो एकादश के हैं। तो चतुर्थ, पंचम और एकादश का स्वामी पंचम में आ रहा है, तो ये आपके लिए कुछ खास दिक्कत वाला योग नहीं है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह शनि है, और एकादश जो कि लाभ को दिखाता है, इच्छा पूर्ति को दिखाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपका कुछ सपना पूरा हो सकता है, स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है, स्टॉक मार्केट में आप अच्छा कर सकते हो। इसके साथ साथ घर और जमीन से संबंधित काम में आपको सफलता मिल सकती है, खास करके 13 तारीख के बाद, क्योंकि मंगल भी आपके अच्छे हो जाएंगे इस वजह से। हालांकि ये योग आपका जो रहेगा 15 तारीख तक रहने वाला है। तो शनि सूर्य के में एक बात का ध्यान तो जरूर रखना है थोड़ा सा। एक तो आपके अगर बच्चे हैं, प्रथम संतान जो है, उसकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, उसका ख्याल रखना है। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके अपने टीचर, प्रिंसिपल, गुरु, बॉस जो होते हैं, उनसे थोड़ा मतभेद आपका रह सकता है इस सूर्य शनि के योग की वजह से।
इसके अलावा बुध जो है वो भी 16 तारीख तक, मतलब महीने के पहले हाफ में यहाँ रहेंगे पंचम भाव में सूर्य के साथ, जो कि बुध आदित्य योग है। भाग्येश और एकादश दोनों साथ में मिलकर लक्ष्मी योग बन रहा है पंचम भाव में, धन के लिए, पैसों के लिए बुध यहाँ लाभ दिखा रहे हैं आपको। आपके एजुकेशन से आपको लाभ हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको लाभ हो सकता है, आपके बड़े भाई बहनों से आपको लाभ हो सकता है, पिता के थ्रू आपको लाभ हो सकता है। पिता का स्वामी, नवम भाव का स्वामी पंचम में जा रहा है, ये लक्ष्मी के भाव हैं आपके। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, ये धन के भाव हैं। इनके स्वामी अगर एक साथ बैठे तो पैसा देते हैं, धन देते हैं। स्टॉक मार्केट का भाव है पंचम, और शुक्र जो कि उसके कारक हैं उच्च में चलेंगे, उसके बाद केंद्र में आएंगे, तो स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ ये महीना दिखा रहा है। होकर ही रहेगा लाभ, किसी ना किसी का जरूर होगा, सबका तो नहीं होगा। कारण क्या है भाई, सबकी अपनी एक जन्म पत्री है, सब एक भाग्य के साथ आए हैं, सबकी अलग अलग दशाएं महादशाएं चल रही हैं। अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो लाइफ में थोड़ा सा आप कह सकते हो चीज़ें थोड़ी हेवार्ड रहेंगी केतु, क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं, आपको समझ नहीं आएगा आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी रहेगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि भले ही बढ़ सकती है, पर अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे हैं और अभी इस गोचर में इससे संबंध बना रहे, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। सूर्य, शनि की भी दशा है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी खास, पर कुंडली में शनि अच्छे और स्ट्रांग होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत रह सकती है। बुध की दशा है तब भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। खैर अब बढ़ जाते हैं अगले भाव पर, जहां पर गुरु और शुक्र साथ में बैठे हैं। वैसे तो छठे भाव में कहते हैं कि भाई अच्छा नहीं रहता गोचर जो है शुक्र का, गुरु का, खास करके गुरु का, पर यहां वो अपनी राशि में है और अपने कह सकते हैं ऐसे ग्रह के साथ में है जिसकी राशि में वो उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं नौकरी लगने का, जॉब लगने का योग है, बाहर विदेश जाने का योग है, कुछ अच्छी चीज़ों पे खर्च करने का योग है, जैसे किसी पर दान करना, किसी का भला करना, किसी का पुण्य करना, घर में किसी शुभ चीज़ का होना, उस पर धन के खर्च का योग यहाँ पर बनता है। तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी 12वें भाव को देख रहा है। ठीक इसी तरह लग्न का स्वामी और अष्टम का स्वामी 12वें भाव को देख रहा है। लग्न का स्वामी अगर 12वें भाव को देखता है तो बाहर विदेश जाने का योग बनता है। लग्न का स्वामी छठे भाव में है तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, सेवा किसी की, कुछ इस तरह का आप इंटरेस्ट है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। आप मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, खास करके आपकी क्रिएटिविटी और आप अपने ज्ञान के थ्रू, बौद्धिक रूप से भी मेहनत होती है ना। जब हम मेहनत की बात करते हैं तो लोग समझते हैं भाई कोई फिजिकल हार्डशिप आएगी वही मेहनत है, ये पुराने समय की बात है। कुछ क्रिएटिव सोच लेना, दिमाग से कुछ प्लान बनाना, वो भी एक मेहनत होती है। तो उस तरह की मेहनत से आपको लाभ होने वाला है। दो ग्रह गुरु शुक्र मिलकर 12वें भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं विदेश का और खर्चे का योग बनता है। ये भाव खर्चे का भी है, पर ये कब तक है, आपके 12 तारीख तक है। 12 तारीख के बाद ये शुक्र जो है आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, सप्तम भाव में, इस पे आएंगे हम। पर मंगल जो है वो अपने 13 तारीख तक यहीं पर ही है। तो मंगल क्या क्या असर रहेगा, अष्टम भाव में जा रहा है, सप्तम भाव का स्वामी। आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका है, वो धन के लिए प्रयास करेगा, वो अपनी परिवार के लिए बहुत, एक तरह से आप कहोगे उसके अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहेगा वो। और कहीं आपके और आपके ससुराल के बीच में कुछ मतभेद रह सकता है, ससुराल में कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकता है, और इसके कारण शायद आपके स्पाउस, पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने घर जाना पड़े या उनसे उसकी बातें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। इस चीज़ को मंगल दिखा रहा है। मंगल यहाँ से थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में भी थोड़ी सी दूरी लाएगा, किसी बात को लेके बहस आदि करा सकता है, वाणी को आपके थोड़ी सी कटु कर सकता है 13 तारीख तक। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर जाएगी, द्वितीय भाव पर और तृतीय भाव पर। एकादश पर उनकी मित्र की दृष्टि है, द्वितीय भाव पर खुद की दृष्टि पड़ रही है, और तृतीय भाव पर भी उनके मित्र की दृष्टि है। तो दृष्टियाँ उनकी ठीक ही हैं, पर थोड़ा बहुत आपके बड़े भाई, फैमिली और छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि एक मलेफिक ग्रह है। इसके बाद मंगल यहाँ आएंगे, कब आएंगे, 13 तारीख को। 12 तारीख को शुक्र यहाँ आएंगे और 15 तारीख को सूर्य यहाँ आएंगे और 16 तारीख को बुध यहाँ आएंगे। तो आप ये कह सकते हो 12 से चेंजेस शुरू होंगे। 12 को शुक्र आए,
13 को मंगल आए, 15 को सूर्य आए और 16 को बुध आए, तो ये बड़े परिवार बदलाव वाले दिन रहेंगे थोड़े से, इनमें कुछ उठापटक सी लाइफ में रहेगी, ये कह सकते। इसके बाद जो स्थिति बन रही है उस पर हम बात करते हैं कि सप्तम भाव में शुक्र और राहु, सूर्य जो है छठे भाव में अच्छा गोचर है, शुक्र जो और राहु जो है सप्तम में है, और शुक्र जो है ना सप्तम के कारक भी हैं। अब ऐसे में शुक्र का सप्तम में आना कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में प्रेम आ सकता है, प्रेमी प्रेमिका किससे मुलाकात हो सकती है। पर ये जो प्रेम है, जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटा या बड़ा हो, जाति में दूसरा हो, फॉरेनर भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहेगी जो काफी डिफरेंस बनाएगी आप में और उसमें। क्यों? क्योंकि राहु के साथ है ना, राहु तो नियमों को मानते नहीं है, आउट ऑफ द लॉ जाते हैं, आउट ऑफ द बाउंड्री जाते हैं। तो पहले जमाने में अगर किसी की दूसरे धर्म, दूसरे जाति या दूसरे देश के व्यक्ति से कोई दोस्ती होती थी तो इसको कहीं ना कहीं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मानते थे, तो वो चीज हो सकती है। कभी कभी जो मैरिड लोग हैं ऑलरेडी, उनको किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो शायद समाज में लॉ के लिए नहीं माना जाता, लॉ के अनुसार नहीं माना जाता। क्योंकि राहु तो बोलते हैं ना, राहु क्या है? राहु एक्सपेरिमेंटल ग्रह है, न्यू थॉट्स देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देते हैं, नई चीज़ों में विश्वास रखना चाहते हैं, पृथ्वी के मनुष्यों के बनाए हुए कानून को नहीं मानते, आर्टिफिशियल चीज़ों में भरोसा रखते हैं। तो ये चीज़ फायदा भी दे सकती है। क्या? अगर आप शुक्र जो है राहु से है तो आप किसी फॉरेनर से मिल सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप शुक्र से जुड़े हुए कामों में हैं, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, आप फीमेल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो शुक्र का फील्ड है, या राहु की फील्ड में है, आप सॉफ्टवेयर जो बनता है ना, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह में है, तो उसके व्यापार में है तो आप बहुत बढ़िया रहेगा। डिजाइनिंग हो गया शुक्र और सॉफ्टवेयर हो गया आपका राहु, तो उस तरह के काम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ब्यूटिशियन हैं कहीं ना कहीं तो उसके लिए ठीक है। आपके माइंड में कुछ अच्छा, आपका जो व्यापार है किसी बाहर तक जा सकता है, देश विदेश तक आपकी ख्याति पहुंच सकती है। बस थोड़ा मर्यादा वाला ध्यान रखना है। और मैरिड लाइफ के मामले में यहाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव या शंका के बेस पे आपस में कह सकते हैं कि झगड़ा होना, ये शंका के बेस पे, जो चीज़ है नहीं। राहु केतु क्या धुआं है, अब धुएं में ना बहुत तरह की आकृति सी दिखाई देती हैं, पर आप देखोगे तो वहाँ कुछ है नहीं। तो राहु कहीं ना शक करा देते हैं, फालतू में आपको कोई बात ऐसी लग सकती है पर है नहीं, और उसके आधार पर आप अपने पति पत्नी स्पाउस के साथ कुछ मतभेद कर सकते हो। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगर आपकी राहु शुक्र की दशा है तब ऐसा ज़्यादा होगा। अगर आपकी मंगल की दशा है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर है स्पाउस के मामले में। स्पाउस का स्वामी भाग्य में जा रहा है, मतलब स्पाउस के थ्रू भाग्य आएगा। स्पाउस का जो स्वामी है वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। आपका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका हायर एजुकेशन के लिए उनको यात्रा करनी पड़ सकती है, और कहीं उनकी लाइफ में कुछ भाग्यशाली इवेंट हो सकता है अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है तो। या फिर ये जो मंगल है आपके चार्ट में भी यहीं पर हैं, या इसके त्रिकोण में है, मतलब ऐसे तीन है ना, तीन, या तो मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर है तो उस इवेंट को ये मंगल एक्टिवेट करेगा, यहाँ पर है तो उस इवेंट को एक्टिवेट करेगा। जैसे कि मंगल यहाँ पर है तो आपकी किससे मुलाकात हो सकती है, आपके पास कोई पार्टनर आ सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर, तो आपका अपनी संतान के प्रति काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। आपकी संतान कुछ बहुत बढ़िया कर सकती है। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई में आप बहुत मन लगेगा, आपका ज्ञान के प्रति, नॉलेज के प्रति, परफॉर्मेंस के प्रति आप कुछ करना चाहोगे बड़ा। अगर आपका मंगल यहाँ हुआ तो यहाँ हुआ तो जो मैंने बताया वही होगा। अब मंगल की यहाँ से दृष्टियाँ आपको फौरन विदेश ले जा सकती हैं, छोटे भाई बहन से कुछ उतार चढ़ाव करा सकती हैं, जमीन जायदाद के मामले में अच्छी है, माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। ये मंगल हो गए आपके 16 के बाद। शनि अब अकेले हो गए यहाँ पर, यहाँ से सूर्य निकल गए हैं तो अच्छा ही है। सूर्य से दूर जाने से आपकी बॉस के साथ जो थोड़ा था ना, बॉस के साथ गुरु के साथ जो मतभेद वाली सिचुएशन थी वो तो कम होगी, पर प्रेम के मामले में पूरे महीने ही आपको थोड़ा रेस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। और पहले 12 दिन 15 दिन कहिएगा थोड़ा मतभेद
ईगो वगैरह से आपको बचना होगा। बाद में भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। शनि जो है ना, हार्ड वर्क दिखाते हैं, मेहनत दिखाते हैं, एक स्लो ग्रह हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो प्रेम जीवन है वो उतना ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा है, थोड़ी स्लोनेस आ गई है, ड्राइनेस आ गई है, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। पर यही तरीका है इसको चलाने का, बी रेस्पॉन्सिबल, बी हार्ड वर्क, जहाँ ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी तरफ से गिविंग होना पड़ता है। वैसे भी तुला वाले ना देते बहुत है लाइफ में, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, और आप कह सकते हो कि देखने में भी अच्छे होते हैं, ईजी गोइंग होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, चीज़ों में ना बैलेंस रखना चाहते हैं। पर इसके बावजूद ये ना दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। कोई इनकी तारीफ कर दे या कोई थोड़ा ना इफेक्ट इन पे दूसरों का जल्दी पड़ जाता है। तो इसी बात को लेकर मैं कहूँगा, मीठे लोगों से मिलकर जाना मैंने, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं, और तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप किसी की बहकावे में ना आए, बातों में ना आए। अक्सर जो तारीफें होती है ना, उनके नीचे मतलब की नदी बहती है। ऐसे दोस्त या लोग सराउंडिंग रखें जो आपको थोड़ा कड़वा बोल सकें, सत्य आपको दिखा सकें। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे। खैर, शनि का हो गया, सूर्य का भी हम बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर यहाँ पे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एकादश का स्वामी छठे भाव में जा रहा है। आप कंपटीशन, मेहनत में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। धन के मामले में कुछ उतार चढ़ाव भले ही देगा, पर ओवरऑल सूर्य छठे भाव में अच्छा करते हैं। बुध का यहाँ आना, भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। भाग्येश छठे भाव में जा रहा है, तो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। ऊपर से भाग्य में मंगल भी जा रहे हैं, तो मतलब मेहनत, हार्डवर्क करनी पड़ेगी। बहुत भाग्य साथ देने वाला है नहीं। और गुरु की जो दृष्टि है यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 दसम पर रहेगी, 12वें भाव पर रहेगी, द्वितीय भाव पर रहेगी, दसम पर रहेगी। और गुरु का खुद का छठे भाव में होना, संतान का ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत करें। कार्य के क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं। विदेश वगैरह अगर आप जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। धन भी आता रहेगा, पर खर्चा भी बना रहेगा। यहाँ पर गुरु को इसलिए बहुत बढ़िया नहीं मानते कि गुरु धन का, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है ना, छठे भाव में आ गया। तो कई बार प्रॉपर्टी है, घर है, उससे संबंधित कुछ मुकदमा वगैरह चलने का चांस बनता है। जरूरी नहीं सबके चार्ट में चले, और उसको कोशिश करना चाहिए कि आप उसको ना आउट ऑफ द कोर्ट, मतलब बातें करके इस उलझा लो तो ठीक है। क्योंकि गुरु अगर छठे में है, 8वें में है, तो कोर्ट वगैरह में जीत का चांस थोड़ा कम रहता है। हालांकि सूर्य यहाँ पे सहायता कर रहे हैं, जब कोई सूर्य, मंगल, राहु ऐसे ग्रह हो तो थोड़ा बेटर है। तो ये आ गया आपका। इसके बाद केतु की बात कर लेते हैं। केतु बच गए। थोड़ी सी बात की है कि लाइफ में ना एक सेंस ऑफ पर्पस नहीं मिल रहा कि हम जा कहाँ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले 7.5 ढैया चल रही थी, अब केतु आ गए हैं, पनौती चल रही है। थोड़ा समय तुला वालों का टफ चल रहा है, खास करके ऐसे में राहु, शनि या केतु की अगर दशा महादशा है तो आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। मैं यही कहूँगा कि संतों के साथ रहें। थोड़ा समय, महीने में 2-4 दिन किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ सत्संग होता हो, या हफ्ते में कहीं आसपास, क्योंकि संतों को केतु दिखाते हैं। माना कि आजकल जो है ऐसे संत पाना मुश्किल है, पर वो बोलते हैं ना कि भाई ट्राई करोगे तो ईश्वर भी मिल सकता है। तो संत मिलना तो थोड़ा आसानी है। हाँ, 1 2 3 4 कहीं ना कहीं आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो वास्तव में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के पाथ पर है, किसी लेवल पे पहुंचा है, और आपके लेवल में, आपके जीवन में कोई गुरु आ जाए, तो फिर आपका जो केतु है ना थोड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, केतु लग्न में है, राशि में है, तो थोड़ा झुक के चलना आपको पड़ेगा। केतु झुकना सिखाते हैं, ईगो को छोड़ना सिखाते हैं, और जैसे ही आप झुकोगे आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये केतु कहता है यहाँ पे। इसके अलावा थोड़ा नज़र वगैरह लगने का चांस रहता है जब केतु प्रथम भाव में रहते हैं, तो अपनी नज़र वगैरह उतार सकते हैं। गुस्से वगैरह का थोड़ा ध्यान रखें। सडनली आपके जो मुंह से कुछ निकल जाता है, आप कुछ कह देते हो, फिर बाद में ही आपको लगता है ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने क्यों किया। ये केतु कराते हैं। केतु मंगल से भी भयानक अग्नि है, पर दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म भी है। गणेश जी की पूजा करना, ध्वजा का दान करना गणेश जी के मंदिर पर, या फिर हनुमान जी के मंदिर पर। हनुमान जी पे क्यों? कि कुजवत केतु, मंगल जैसे केतु और शनि जैसे राहु बोलते ना, उस वजह से। तो ये हो गया केतु के लिए भी। राहु के बारे में मैंने बात कर चुकी हूँ कि भाई ये फेम दे सकता है, नेम दे सकता है, पर मर्यादा का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही रास्ते से काम करना। राहु शुक्र ना कामना को बढ़ा देंगे। सप्तम भाव में ये कामना बिजनेस के लिए हो सकती है, पार्टनरशिप के हो सकती है, लाइफ पार्टनर के लिए हो सकती है, और ये जो है किसी के साथ संग अपना
बनाने के लिए, किसी के साथ आने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, हो सकता है ऐसा। पर इसमें ध्यान क्या रखना है, राहु की वजह से थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना है कि भाई चीज़ें सही तरीके से हों तो बेटर रहेगा। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात थी 15 तारीख तक की बॉस के साथ, गुरु के साथ थोड़ा बना के रखें अपने से बड़ों के। बाकी महीना ठीक ही है, अच्छा ही है। अब इसके साथ हम बढ़ जाते हैं कहाँ पर, त्योहारों की तरफ। त्योहार बहुत ज़रूरी है। त्योहारों से हम अपने पास्ट से जुड़ते हैं। त्योहार कहाँ से आए हैं, कहीं ना कहीं कहानी हमारे पूर्वजों से हमारी हिस्ट्री से आए हैं। तो हमारी जड़ों की तरह, जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, तो उस जड़ में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनको सुधारा जा सकता है, पर उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इजिप्शियन कल्चर है, ईरान का अपना कल्चर है, यूनान का अपना कल्चर है, अरब का अपना कल्चर है, ऐसे इंडिया का अपना एक कल्चर है। वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसको आपको पता होना चाहिए, वो आपकी कहीं ना कहीं धरोहर भी है। तो त्योहार इसलिए जानना जरूरी है। 6 तारीख की होली का दहन है, 7 तारीख की होली है, आपको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। 22 तारीख की चैत्र नवरात्रि है। अच्छा, ये नवरात्रि का जो समय है ना, किसी काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हर समय शुरुआत के लिए अच्छा है, मतलब कभी ना शुरू करने से तो अभी करो। वैसे बोलते भी हैं कि किसी ने कल कुछ नहीं किया, कल में किसी ने कुछ किया ही नहीं, जिसने किया आज किया है। पर फिर भी एक ऑस्पिशियस समय माना जाता है 22 तारीख से लेके 31 तारीख तक। 31 तारीख जो है लास्ट डे है, 10वीं है इस दिन। इससे पहले रामनवमी होगी। और 23 तारीख की छेती चंद जो त्योहार है सिंधी लोगों का, वो है। मेनली लोग रामनवमी तक कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं। और कभी कभी कोई आपको लगा भाई मैं क्या इस काम की शुरुआत करूं, मेरा तो वही जॉब है, वही करना है, तो आप ऐसी शुरुआत कीजिए जैसे कि आपको ना अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है, एक्सरसाइज करना है, स्विमिंग करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ अपग्रेड करते रहना है, या अपने आपको अगर क्रोध आता है तो उसको कम करने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर कोई अवगुण है उसको त्यागिए और कोई गुण को अपनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है आपके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, आपको किसी गुण की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर आत्ममंथन कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, कोई तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। इसके बाद बढ़ जाते हैं 7 तारीख की फाल्गुन पूर्णिमा है, जो कि होली होगी हमारी। 2 तारीख की अमालिका एकादशी है। 18 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है, जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद 4 तारीख का शनि प्रदोष व्रत है, 19 तारीख का प्रदोष व्रत है। जैसे कि आपकी पनौती चल रही है, हालांकि अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं इन पर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर फिर भी शनि प्रदोष व्रत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वृद्ध लोगों की सेवा करना, अपने ट्रेडिशन का ख्याल रखना, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा वगैरह करना बहुत अच्छा रहेगा अगर शनि राहु केतु की दशा महादशा है तो। इसके बाद 10 तारीख की संकष्टी, 21 तारीख की चैत्र अमावस्या और 15 तारीख की मीना संक्रांति है। मीना संक्रांति है क्योंकि सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं। और अमावस्या तो आप जानते हैं कि सूर्य चंद्र एक साथ आते हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा मतलब सूर्य है, चंद्रमा अपना मन है, दोनों साथ में आते हैं तो अमावस्या होती है। इसी वजह से ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ध्यान, साधना, किसी के लिए कुछ करना, दान पुण्य, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। यही संक्रांति का है। संक्रांति के दिन भी किसी जप का हम लोग या किसी पाठ की अगर शुरुआत करते हैं तो शुभ माना गया है। तो ये था मेरी तरफ से आपका तुला राशि के लिए मार्च का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या कमी रही। अगर बहुत कम समय है तो कोई छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।